मगध में धनानंद का क्रूर शासन चल रहा था, तो दूसरी तरफ तक्षशिला में रहकर चाणक्य ने कई शास्त्रों और धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया। धीरे धीरे वो दौर भी आ गया जब चाणक्य की तक्षशिला में शिक्षा दीक्षा पूरी हो चुकी थी। वो उसी तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य के तौर पर बच्चों को शिक्षा देने लगे, साथ ही अर्थशास्त्र की रचना भी शुरू कर दी थी। एक तरफ चाणक्य अर्थशास्त्र की रचना कर रहे थे, तो दूसरी तरफ उनकी गिनती तक्षशिला के सबसे प्रभावशाली गुरुजनों में होने लगी थी। चाणक्य तक्षशिला में आचार्य तो बन गए थे, पर उनका पूरा ध्यान राजकाज और दंड नीति में था। उनका पूरा समय इसी कल्पना में गुजरा था कि कैसे अखंड भारत की कल्पना को एक साकार रूप दिया जा सकता है। तक्षशिला में अर्थशास्त्र की रचना करते समय ही चाणक्य के दिमाग में अखंड भारत की बात आ गई थी, लेकिन तब तक ऐसा दौर भी आ गया था जब दुनिया भर के लोग एक शासक की कस्में खाया करते थे, या तो यूं कहें कि उससे डरने लगे थे। वो शासक कोई और नहीं बल्कि खुद सिकंदर था। जब दुनिया सिकंदर के सामने सर झुका रही थी, तब चाणक्य ने उसे पराजित करने के लिए अपने शिष्यों से कहा था, वह राज्य यानी बिना राजा का राज्य अगर ऐसा होता है तो विदेशी शासक बलपूर्वक दूसरे देशों पर हमला करता है और वहां की जनता के साथ क्रूरता करता है, लेकिन ऐसे शासक को पराजित किया जा सकता है। इसके लिए देश के निवासियों को उस विदेशी शासक के विरुद्ध विद्रोह करना होगा। ऐसे में उस विदेशी शासक यानी सिकंदर को भागना ही होगा। अब देश को बचाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। एक तरफ चाणक्य यहां शिक्षा दे रहे थे, तो दूसरी तरफ मैसिडोनिया का सिकंदर तृतीय पूरी दुनिया को जीतने के इरादे से भारत की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा था। उसके कब्जे में पूरे ग्रीस, यूरोप के कई देश, मिस्र, तब का फारस और आज का ईरान आ चुका था। फारस यानी आज के ईरान पर कब्जा करने के बाद उसकी नजर भारत पर थी। भारत की तरफ बढ़ते खतरे का अंदाजा चाणक्य को हो चुका था। उन्होंने ध्यान के दौरान अपने मन ही मन में सोचा, सिकंदर ने फारस पर कब्जा कर लिया है। अब उसकी नजर इस राष्ट्र पर है जिसकी शुरुआत वो सिंधु नदी के पास से ही करेगा। शीघ्र ही लोगों को सिकंदर से अवगत कराना पड़ेगा। चाणक्य, तुम्हारी मुद्रा बता रही है कि तुम किसी चिंता में हो। अब तुम इस तक्षशिला विश्वविद्यालय के सबसे प्रमुख आचार्यों में से एक बन चुके हो। साथ ही साथ तुम अर्थशास्त्र की रचना भी कर रहे हो। उसकी कुछ प्रथम दृष्टि से इन विद्यार्थियों का भी पथ प्रदर्शित करो। प्रणाम आचार्य, आपने सत्य कहा। मेरा मन आने वाले संकट को लेकर थोड़ा व्यथित है। इस राष्ट्र के ऊपर एक बड़ी विपदा आने वाली है। चाणक्य पुत्र, तुम्हें कैसी विपदा का आभास हो रहा है? शीघ्र ही हम सभी को अवगत कराओ। आचार्य, हम सभी को भी उस विपदा के बारे में अवगत कराइए आचार्य। उस विपदा का नाम वही है जिसके सामने सारी दुनिया नतमस्तक हो रही है, जिसने दुनिया को गुलाम बनाने की कसम खाई है, जिसे दुनिया के राजा महाराजा मैसिडोनिया के सिकंदर तृतीय के नाम से जानते हैं, जो अपनी पूरी शक्ति के साथ इस राष्ट्र की ओर बढ़ चुका है। आचार्य पुंडरीकाक्ष, आप तो सिकंदर के इतिहास से परिचित हैं। सभी गुरुजन के साथ यहां उपस्थित सभी विद्यार्थियों को आज मैं चाणक्य सिकंदर के इतिहास से परिचय करवाऊंगा, क्योंकि जब तक हम लोगों को उसके इतिहास के बारे में ज्ञात नहीं होगा, तब तक हम लोग एक राष्ट्र के तौर पर उसका सामना नहीं कर पाएंगे। आज के बाद आप सभी लोग सिकंदर की क्रूर मानसिकता को इस राष्ट्र में जन संचार के माध्यम से फैलाने का काम करेंगे। चाणक्य, सिकंदर के इतिहास से पहले सभी को अवगत कराओ कि राष्ट्र क्या होता है, क्योंकि बिना राष्ट्र भावना से अवगत हुए
उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होना केवल एक छलावा मात्र है। किसी भी व्यक्ति के लिए एक राष्ट्र केवल भूमि का टुकड़ा मात्र नहीं है, बल्कि उसकी शक्ति है, उसकी भक्ति है, उसके जीवन की मुक्ति है। किसी भी व्यक्ति के लिए उसका राष्ट्र उसके जीवन का संपूर्ण सार है, उसके कर्मों की गाथा है, वेदों का उपन्यास है और संपूर्ण सृष्टि के इतिहास का प्रमाण है। ईश्वर की परिकल्पना, हमारा अस्तित्व ही हमारा राष्ट्र है। अति सुंदर आचार्य चाणक्य, कृपया दुनिया विजय करने निकले सिकंदर के इतिहास से हम सभी को अवगत कराने की कृपा करिए। सभी विद्यमान गुरुजनों को चाणक्य का प्रणाम। सिकंदर एक ऐसा शासक जो इस सृष्टि में विजय पताका लहराने के लिए निकला है। सिकंदर जब 12-13 साल का था, तभी उसने एक जंगली घोड़े को कब्जे में कर लिया था। उसने उस घोड़े का नाम ब्यूसीफेलस रखा, जिसने फिर कभी उस बच्चे का साथ नहीं छोड़ा। बचपन से ही वो ऐसी अद्वितीय शक्ति से भरा हुआ था कि लोगों को अंदाजा हो चुका था कि ये इतिहास में दर्ज होने के लिए नहीं, बल्कि इतिहास को बदलने के लिए पैदा हुआ है। आचार्य, क्या सिकंदर 12 साल की उम्र में इतना शूरवीर था? इतनी सी कहानी सुनने के बाद ही मुझे इस शासक के बारे में और जानने की उत्कंठा हो रही है। कहानी आगे सुनाइए ना आचार्य। रुको चाणक्य, सिकंदर के जीवन के कुछ दूर की कहानी मैं सुनाता हूं। विद्यार्थी, तुमने बिल्कुल सही सुना। सिकंदर मात्र 12 वर्ष की आयु से ही नहीं, बल्कि जन्म के कुछ वर्षों के बाद से ही एक प्रतापी बालक था। वक्त था 356 ईसा पूर्व। जगह थी उत्तरी यूनान से बाल्कन के बीच का इलाका, जिसे मैसिडोनिया के नाम से जाना जाता है। इसी जगह सिकंदर का जन्म हुआ। लेकिन उसका बचपन आम बच्चों की तरह नहीं था। सिकंदर के जन्म से पहले मैसिडोनिया कोई नामी जगह नहीं थी, ना ही वहां कोई रियासत या साम्राज्य हुआ करता था। हालांकि सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय ने उसे साम्राज्य बनाने की कोशिश जरूर की थी। फिलिप द्वितीय की कई पत्नियां थीं, जिनमें से सिकंदर की मां ओलंपियास उनकी चौथी पत्नी थी। पर ओलंपियास ने सिकंदर जैसे वीर बालक को जन्म दिया था, जिसकी वजह से राजा उन्हें बाकी सभी पत्नियों से ज्यादा मानते थे। सिकंदर के अंदर बचपन से ही कुछ ऐसी क्षमताएं थीं कि देखने वालों को लगता था कि वो इतिहास बनाने के लिए पैदा हुआ है। राजनीतिक साजिश की वजह से सिकंदर के पिता की हत्या करवा दी गई थी। इसी हत्या के बाद असली सिंहासनकार की लड़ाई शुरू हुई थी। सिकंदर के पिता की हत्या के पश्चात सभी विरोधियों को अंतिम यात्रा पर भेजने के साथ ही 20 वर्ष की आयु में सिकंदर ने महाराजा की गद्दी स्वीकार की और 12 वर्षों तक राज किया। उन्होंने अपनी सनक को पूरा करने के लिए अपने सैनिकों के साथ 12,000 मील की विजय यात्रा की, जिसे स्वर्णिम यात्रा भी कहा जाता है। विद्यार्थियों, संध्या काल शुरू होने वाली है। मुझे योग साधना के लिए प्रस्थान करना होगा। आगे सिकंदर के शिखर के सफर को आचार्य चाणक्य सुनाएंगे। विद्यार्थियों, सिकंदर के शिखर का समय फारस साम्राज्य से शुरू हुआ था, जहां के राजा डेरियस तृतीय को यह अभिमान था कि सृष्टि का कोई भी वीर योद्धा उसे पराजित नहीं कर सकता है। परंतु उसके अभिमान को सिकंदर ने अपनी सेना के साथ मिलकर भूमि के अंदर मिला दिया था और ग्रीस के शताब्दी पुराने दुश्मन फारस पर विजय प्राप्त कर ली थी। जब सिकंदर ने फारस पर विजय प्राप्त की थी, फारस यानी प्राचीन काल के कई साम्राज्यों के केंद्र रहे प्रदेशों को कहते हैं, जो कि आजकल के समय में आधुनिक ईरान के आसपास के क्षेत्र में आता है। उसी के बाद से उस दौर की शुरुआत हुई थी जब सिकंदर आगे चलकर सिकंदर महान बना। इसी युग को उसका स्वर्णिम युग भी कहते हैं।
इस दौर में क्या पूर्व, क्या पश्चिम, क्या यूनान और क्या मिस्र, सभी किसी मजाक से कम नहीं नजर आ रहे थे। आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, मिस्र और यूनान तक ने सिकंदर की गुलामी को स्वीकार कर लिया था। यही वजह है कि जब आज भी सैन्य कमांडरों की बात होती है तो उसमें सिकंदर का जिक्र किया जाता है। सिकंदर बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसकी शिक्षा दीक्षा की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी थी। उसे अरस्तु जैसे महान दार्शनिक से शिक्षा लेने का सौभाग्य मिला था। सिकंदर के पूरे व्यक्तित्व में अरस्तु की छवि झलका करती थी। आचार्य, क्षमा कीजिए, मैं कथा के मध्य में उठ खड़ा हुआ हूँ, पर मेरे मन में उस कथा को जानने की चेष्टा उत्पन्न हो रही है जिस घटनाक्रम के बाद सिकंदर एक अच्छा योद्धा बन पाया। क्योंकि आचार्य, आपने ही सिखाया है कि विद्यार्थी को बुद्धिमान के साथ साथ बलवान भी बनना चाहिए। विद्यार्थी, तुम्हारे मन के भीतर उत्पन्न हुए इस प्रश्न को सुनकर मन अत्यंत प्रसन्न हो चुका है। तुम्हारे प्रश्न को सुनकर प्रतीत हो रहा है कि तक्षशिला का भविष्य उज्जवल है। एक बार अपनी सेना से बात करते हुए सिकंदर ने खुद कहा था कि उनके जीवन को अरस्तु की सुनाई एक कहानी ने बदल दिया है। अगर उन्होंने इस कहानी को नहीं सुना होता तो शायद वो इतने कुशल योद्धा नहीं बन पाते। अरस्तु ने सिकंदर को ट्रॉय के युद्ध की कहानी सुनाई थी। सिकंदर के गुरु अरस्तु ने उसे जिस ट्रॉय के युद्ध की कहानी सुनाई थी, उस युद्ध को ग्रीक कवि होमर ने महाकाव्य इलियड में शामिल किया। वो कहानी इंसानी जज्बातों से भरी थी। उसमें इश्क से लेकर युद्ध तक की बारीकियों को बताया गया था, जिसे सिकंदर जैसा योद्धा को बहुत कुछ सीखने को मिला था। यूनानी इतिहास ने तो यहां तक बताया है कि होमर की कविता इलियड सिकंदर को इस हद तक पसंद थी कि युद्ध के दौरान सिकंदर उन कविताओं को अपनी तकिए के नीचे रखा करता था। इतिहासकार रिचेल मायस ने कई जर्नल्स में कहा है कि अरस्तु ने ही एक अक्खड़ यूनानी लड़के को बेमिसाल शासक में बदला था। साथ ही कई लोगों के मन में सवाल भी आता है कि आखिर भारत क्यों जीतना चाहता था सिकंदर। इसी के साथ सिकंदर के विजय पताका को रोकने के लिए चाणक्य कौन सी नई रणनीति बना रहे थे, जिस रणनीति ने हिला दिया था मगध साम्राज्य में बैठे धनानंद के सिंहासन को।